एम्पियर सर्किटल लॉ। याद है आपको, हमने चैप्टर 1 में सीखा था कूलम्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो काम कूलम्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का चैप्टर 1 में था, वही सेम काम बायो-सैवर्ट्स लॉ करता है हमारे 4th चैप्टर में। और दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं, तो जो काम हमारा गॉसेस लॉ करता था, यूजिंग द सिमेट्री, और इजी कर देता था हमारे कैलकुलेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना इजी हो जाता था। तो वही सेम काम यहाँ पे कौन करेगा? एम्पियर सर्किटल लॉ। वही सेम काम एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉसेस लॉ के जैसे। Ampere circuital law uses the concept of symmetry and makes the calculation easier and makes it easy for us to find the magnetic field due to infinitely current carrying configurations. ठीक है, ये हमारा गॉसेस लॉ और कूलम्स लॉ का सिनेरियो है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ वहां पे, यहाँ पे गॉसेस लॉ का काम कर रहा है। यहाँ पे गॉसेस लॉ जब हम स्टेट करते थे तो हम लिखते थे ई डॉट डीएस। ये ई डॉट डीएस को हम बोलते क्या थे? व्हाट डिड वी यूज टू कॉल इट? The surface integral of electric field. द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे बी डॉट डीएल, और बी डॉट डीएल को हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने डीएस लिखा तो सरफेस इंटीग्रल बोला, जब हमने डीएल लिखा लाइन इंटीग्रल बोला। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सामने हम लिख देंगे क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आ जाएगा म्यू नॉट, और क्यू की जगह आ जाएगा आई टोटल। तो ये स्टेट कैसे किया जाएगा? द लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field, the line integral of magnetic field is equal to, नहीं एक सेकंड ना, line integral of magnetic field over a closed Amperian loop, is equal to mu naught times the total current, passing through the surface of the loop. The line integral of magnetic field over a closed Amperian loop is equal to mu naught times the total current passing through the surface of the loop. प्रीत जरा स्टेट करके बताओ, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? Yes, ma'am. State ampere circuital law. Line integral of magnetic field over a closed Amperian loop is equal to mu naught times the total current passing through the surface of the loop. Very good. The line integral of
magnetic field over a closed Amperian loop is equal to mu naught times the total current passing through the surface of the loop. Simple, right? इसमें किसी को कोई डाउट? स्टेटमेंट है सिंपल सा, राइट? इस लॉ को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. तो मेरा पहला डेरिवेशन आ जाएगा आज की क्लास का. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight conductor. तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का अपने पहले क्या कंसिडरेशंस देंगे कि वी हैव कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, एंड वी नीड टू फाइंड फील्ड एट अ डिस्टेंस R. We need to find field at distance R from the straight conductor. ये R जो है वो perpendicular distance है हमारा. अब अगर मेरे को R की वजह से ये R डिस्टेंस पे फील्ड ढूंढनी है, तो आई एम कंसिडरिंग अ सर्कुलर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R. Consider a circular Amperian loop of radius R. Circular Amperian loop of radius R. इसकी वजह से आप लोगों को मालूम है स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड भी अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड हम फील्ड लाइन कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जहां पे थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा और फील्ड इन फिंगर्स की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी. तो उस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर लूप्स बना रहा है और एम्पीरियन लूप भी जो है वो सर्कुलर लूप्स बना रहा है, वो भी सर्कुलर लूप है. तो अगर मैं ये डीएल वेक्टर लूं, मतलब इसका छोटा सा टुकड़ा, इस लूप का छोटा सा टुकड़ा, तो वो भी टेंजेंशियल होएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होएगी उस पॉइंट पे. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री. यस, एंगल वुड बी 0 डिग्री. तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे बाय एम्पियर सर्किटल लॉ. B dot dl is equal to mu naught times I total. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे B dl cos 0 is equal to mu naught times what is the current crossing the surface of the loop? कितना करंट क्रॉस करके जा रहा होगा इस लूप को? I. तो it would be mu naught I, right? B सिमेट्री की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा. डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई. अगर ये छोटे से टुकड़े को पूरे लूप के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो क्या बनना चाहिए? डीएल 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 डीएल, सारे डीएल को ऐड कर दिया तो कितना? Circumference of the 2 pi r. Circumference of the circle 2 pi r. तो B into 2 pi r is equal to mu naught I, which implies B is equal to mu naught I upon 2 pi r. This is the first derivation. B is equal to mu naught I upon 2 pi.
इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता देती हूँ, एम्पियर सर्किट लॉ का लिमिटेशन भी है। इट इज ओनली वैलिड फॉर स्टेडी करंट्स, अनस्टेडी करंट्स के लिए वैलिड नहीं है एम्पियर सर्किट लॉ। जब तक करंट स्टेडी है, डीसी है, तब तक ही वैलिड है, उसके बियॉन्ड वैलिड नहीं है एम्पियर सर्किट लॉ। दिस कंप्लीट्स योर सेशन 4.3। अब बताइए इसमें कोई डाउट है किसको? तो मोक्ष, कोई डाउट? मोक्ष, दर्श, तनय, प्रियांश? नो मैम, नो डाउट। मैम लिमिटेशंस का स्टेडी करंट मतलब क्या, मतलब वो समझ नहीं आया। Limitation of ampere circuit law is it is only valid when this current is steady. Unsteady current के लिए valid नहीं है. Limitations of ampere circuit law, it is only valid for steady currents. धृति, कोई डाउट? नो मैम। ओके, यहाँ पे सेशन स्टडी मतलब डीसी, यस, डायरेक्ट करंट, जो हम चैप्टर 6 तक सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, 7 से हम एसी के बारे में सीखने लग जाएंगे। नेक्स्ट अपने को सीखना है सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा बहुत तो आप वैसे जानते हो, 10th स्टैंडर्ड में एक बार सीखा हुआ है सोलेनॉइड को, कि अगर हम वायर को लेकर कुछ सिलेंड्रिकल कोर बना दे ऐसे बाउंड करके ओवर अ सर्टेन कोर, तो उस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अ वायर टाइटली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल कोर, a wire tightly wound in the form of a cylinder is known as solenoid. ये मैंने साइड में अपने लिए रख भी रखा है क्योंकि मैंने पहली क्लास में इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था। इस तरीके का दिखेगा आपको सोलेनॉइड, इस तरीके का, ऐसे गुज 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 घूमता 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 ऐसा सोलेनॉइड का। हो सकता है इसके एंड में जो अंदर हो वहां पे एयर प्रेजेंट हो सकता है वहां पे कोई मटेरियल भी प्रेजेंट हो, दोनों हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। मटेरियल प्रेजेंट होएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन अगर एयर है तो उसके कंपैरिजन में वो चेंज होता रहेगा, राइट। तो दो तरीके के सोलेनॉइड होते हैं, एक होता है लॉन्ग सोलेनॉइड और दूसरा होता है शॉर्ट सोलेनॉइड। हम किसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज करते हैं? अगर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज मच मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, अगर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज मच मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, तो ऐसे सोलेनॉइड को हम कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। मतलब लेंथ मतलब ये वाली लेंथ L और ये रेडियस R। और अगर लेंथ इज कंपेरेबल, लेंथ इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, तो उस सोलेनॉइड को हम कहेंगे शॉर्ट सोलेनॉइड। लेंथ इज कंपेरेबल तो शॉर्ट सोलेनॉइड को हम कहेंगे शॉर्ट सोलेनॉइड। नेक्स्ट, इसके आगे चले तो लॉन्ग सोलेनॉइड के क्या फीचर्स होते हैं? लॉन्ग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। लॉन्ग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, शॉर्ट सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब ये सोलेनॉइड जो है इसमें डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा। एज डिस्टेंस चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। यहाँ पे दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड इज लीक्स आउट ऑफ द सोलेनॉइड, बाहर निकल जाती है दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में बी आउटसाइड इज जीरो, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। और इस केस में इसको बार मैग्नेट से भी कंपेयर किया जाता है कि इसकी जैसी फील्ड होगी वैसी ही बार मैग्नेट की फील्ड भी देखी जाती है।
तो ये चारों में ये 4 पॉइंट्स हैं जो कंपैरिजन के लिए आपको याद रखने हैं। लॉन्ग सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड हम चैप्टर नंबर 4 में सीखते हैं। शॉर्ट सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में सीखते हैं। दिस इज 4, दिस इज 5, बेसिकली दोनों के बारे में सीख डालें। ठीक है, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करके रखेंगे कि किस किस पे डिपेंड करती है। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? तो अगर हमें सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो तो पहले सोलेनोइड का एक सेक्शनल व्यू कंसिडर करना पड़ेगा। व्हाट इज द सेक्शनल व्यू ऑफ सोलेनोइड? आप देखिए, अगर इसमें ये घूम 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 के करंट आ रहा है और मैं इसको बीच में से कट कर दूं, यहां से ऐसे कट कर दूं, तो मुझे कैसा दिखेगा कि एक साइड से करंट आ रहा है और दूसरी साइड से करंट एंटर हो रहा होगा प्लेन में। मैंने यहां से कट कर दिया इस सोलेनोइड को, इस साइड से ऊपर से, तो मुझे दिख रहा होगा ऊपर से टॉप व्यू, कैमरा व्यू देखूं तो यहां से मेरे को दिख रहा होगा करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ से करंट एंटर हो रहा होगा। और 2 पार्ट्स हो चुके हैं सोलेनोइड के। मेरे को टर्न्स नहीं दिख रहे होंगे बट 2 पार्ट्स दिख रहे होंगे सोलेनोइड के। तो कैसा दिख रहा होगा वो मैं आपको सेक्शनल व्यू जो हमें नोट्स में भी दे रखा है वही ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि हमें ऊपर एक पोर्शन दिख रहा होगा और थोड़ा नीचे एक पोर्शन दिख रहा होगा और इसमें थोड़े बाइफरगेशंस दिख रहे होंगे। ये बाइफरगेशंस जो हैं वो है नंबर ऑफ टर्न्स, वेरियस नंबर ऑफ टर्न्स। एक साइड से करंट एंटर हो रहा है इस सोलेनोइड में और एक साइड से लीव कर रहा है। तो एंटर होता हुआ जो लीव करता हुआ मतलब बाहर निकलता हुआ उसको मैंने डॉट से दिखा दिया और जो नीचे जा रहा है एंटर होता हुआ उसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया। ठीक है, सिंस फील्ड इज यूनिफॉर्म, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड, तो ये फील्ड को हम यूनिफॉर्म फील्ड को हम इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन से डिनोट कर रहे होंगे। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जो कंसिडरेशन आपको लेने हैं वो है कि हम n is the number of turns that we are considering. Let L be the total length of the solenoid. तो n by L बन जाता है small n, that is number of turns per unit length. इसके बाद let I be the current through each turn. Let I be the current through each turn. And last consideration जो assumption हमें लेना है, to find the magnetic field we need to consider a rectangular Amperian loop A, B, C, D of length L and breadth H. कोई डाउट कंसिडरेशंस में किसी को कि मैम ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, कंसिडरेशन ये समझ नहीं आए? ठीक है,
तो अब आगे हम बोलेंगे बाय एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल is equal to mu naught times the total current passing through the surface of the loop. अब ये B dot dl मुझे किस किस के लिए करना है? From A to B, from B to C, from C to D, and from D to A is equal to mu naught times. अब टोटल करंट की अगर बात की जाए, देखिए पर यूनिट लेंथ में से n टर्न्स आते हैं पर यूनिट लेंथ में, और एक टर्न में से I करंट आ रहा है. मान लेते हैं यहाँ पे n डैश टर्न है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ अगर पर यूनिट लेंथ में n टर्न्स थे तो L लेंथ में n इंटू L टर्न्स हो जाएंगे. 1 यूनिट लेंथ कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स. 2 यूनिट लेंथ में कितना होएगा? बोलिए बोलिए, 2 यूनिट लेंथ में कितना होगा? 2n 3 यूनिट लेंथ में, 3n 4 यूनिट लेंथ में, 4n तो L यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? ln राइट. अगर n इंटू L टर्न्स हैं और एक टर्न में से I करंट क्रॉस कर रहा है, तो ये हर टर्न n L टर्न्स में से कितना करंट क्रॉस करेगा? n इंटू L इंटू I. The total current crossing the surface of the loop is NLI. Now, इस AB लेंथ का DL वेक्टर इस साइड पे है और B वेक्टर भी इस साइड पे है. What is the angle between the two? 0. So ये बन जाएगा B DL cos 0 A से B के लिए. ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और B वेक्टर अभी भी इधर है. DL वेक्टर ऊपर की तरफ इधर. ये what is the angle? 90 डिग्री. B DL cos 90. और outside the solenoid what is the magnetic field equal to? 0. तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा. और इसका भी DL वेक्टर नीचे पॉइंट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड राइट में. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 90. तो ये फिर से हो जाएगा B DL cos 90 इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI. अब ये टर्म 0, ये ऑलरेडी 0 है, ये टर्म भी 0, तीनों 0 हो गए. B DL में B इंटीग्रेशन के बाहर DL का इंटीग्रेशन करना है विच इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI. बोलिए ये लेंथ कितनी है A से B तक की? L. A से B तक की लेंथ है L. तो यहाँ पे DL का इंटीग्रेशन बन जाएगा B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI. L से L कैंसिल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI. अरे मोक्ष, ये डेरिवेशन समझ आया कि नहीं आया? आया? हाँ मैम. ओके. कोई स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो बोलो. मोक्ष के अलावा भी पूछ सकते हैं. नहीं सिर्फ मोक्ष को मैम ये अलावा. जो इंटीग्रेशन है मैम C से D वाला, हाँ मैम उसमें जो डायरेक्शन तो अपोजिट होगी ना करंट की, तो वो cos 90 नहीं cos 180 नहीं होगा? मैंने कहा बोला cos 180 और cos 90 है. वहां पे मैंने ऐसे 0 कर दिया क्योंकि C से D आउटसाइड दी सोलेनोइड है एम्पीरियन लूप. आउटसाइड दी सोलेनोइड फील्ड ही 0 है. B अगर 0 हो जाए तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा. ओके मैम, समझ गया. ठीक है. हाँ मैम. ये भाई खत्म हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड. सोलेनोइड वाला डेरिवेशन भी डन. अब हम आ जाते हैं टोरॉइड वाले डेरिवेशन में. ये फटाफट रैप अप करो, फटाफट खत्म करो, फिर हम आगे बढ़े. टोरॉइड कैसा दिखता है? अगर सोलेनोइड को ऐसे में एंड टू एंड कनेक्ट कर दूं, ऐसा कनेक्शन एंड टू एंड, तो ये हमारा बन गया टोरॉइड.
टोरॉइड हैज नो एंड्स, जीरो एंड्स। ये सिर्फ ऐसे सर्कुलर लूप में मेरे को दिखता है। इसमें एक साइड से करंट एंटर करवा देते हैं, वो करंट ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है इसके अंदर, और करंट इसके अंदर ऐसे घूमेगा तो इसकी फील्ड भी जो है वो विद इन द टोरॉइड ही रहती है। आउटसाइड द टोरॉइड फील्ड इज जीरो। यहाँ इस रीजन में जीरो, इसके बाहर वाले रीजन में जीरो। सिर्फ ये जो अपना सर्कुलर लूप्स होंगे इसी के अंदर फील्ड रहेगी अपनी। समझ आया टोरॉइड कैसा दिखता है, ये पता चला? ओके मान लो अब टोरॉइड को मैंने यहां से करंट एंटर करवाना शुरू करा और यहां से बीच से कट कर दिया। पहली बात तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टोरॉइड के दो रेडियस होंगे, एक तो ये वाला रेडियस और एक ये वाला रेडियस, बाहर वाली साइड वाला। इसको कहेंगे हम इनर रेडियस ऑफ द टोरॉइड और बाहर वाले को कहेंगे आउटर रेडियस ऑफ द टोरॉइड। तो हमें जब भी हम इसका सेक्शनल व्यू देखने जाएंगे तो मुझे एक छोटा सर्कल दिखाई देगा और एक मुझे बड़ा सर्कल दिखाई देगा। ये हो जाएगा इनर रेडियस ऑफ द टोरॉइड और ये हो जाएगा आउटर रेडियस ऑफ द टोरॉइड। और हमें फाइंड आउट करना होगा एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड व्हिच इज RI plus RO divided by 2. The average radius of the toroid is given by RI plus RO divided by 2. Right? अब मैंने फिर से ये जो आपको मैंने सर्कल सर्कल दिखाया ना, वो किस तरीके से दिखाया कि मैंने टोरॉइड को ऐसे कट कर दिया है, ये स्लाइस लेके यहां से कट कर दिया ऐसे। तो सेक्शनल व्यू मुझे कैसे दिखेगा कि एक साइड से करंट आ रहा होगा और दूसरे एंड पे एंटर हो रहेगा, बाहर निकल रहा है एंटर हो रहा है, बाहर निकल रहा है एंटर हो रहा है, इस तरीके से करंट मुझे दिखाई देगा। तो एक साइड से करंट बाहर आता हुआ दिखा दीजिए और एक साइड से एंटर होता हुआ। Average radius of toroid n is the number of turns, or let I be the current flowing through each turn. अब अगर टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमें फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना पड़ेगा, और वो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करने के लिए हमें एम्पीरियन लूप्स कंसीडर करने पड़ेंगे। यस तने बताइए क्या डाउट है आपका? एवरेज रेडियस RI माइनस RO नहीं होगा मैम? एवरेज रेडियस इज RI माइनस RO, वो तो मैम बीच में होगा ना, RO और RI के बीच में हाँ तो रेडियस। तो मैम ये प्लस करोगे तो बाहर नहीं होगा मैम रेडियस? पर डिवाइड बाय 2 भी तो किया मैंने। हाँ मैम, लेकिन दो नंबर्स लेके देखो, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 2 + 4 is 6, 6 divided by 2 is 3 सेंटीमीटर। अच्छा मैम, ओके हाँ। है ना, माइनस कर दोगे तो बल्कि यहाँ पे पहुंच जाएगा, इनसाइड द टोरॉइड, इंटीरियर टू द टोरॉइड। मैम नहीं मैम, 4 और 2 लेके माइनस करो तो 3 है मैम ऐसे। नहीं 4 और 2 लेके माइनस करो तो 3 कैसे आता है भाई? नहीं आता है, सॉरी मैम। ठीक है, एवरेज तो इसी तरीके से निकाला जाएगा। आप ले रहे हो डिफरेंस और आप सीधा माइनस कर रहे होगे, डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहे हो आप। ऑल राइट, चलिए अब अपने को 3 केसेस कंसिडर करने हैं। केस 1, हम जो भी एम्पीरियन लूप लेने वाले हैं, मैं बता ही देती हूँ, वो सर्कुलर एम्पीरियन लूप होगा हमारा, सर्कुलर एम्पीरियन लूप, और उनका रेडियस जो है वो रहेगा R के बराबर हर केस में। तो पहले केस में मेरा R इज लेस देन RI, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट विच इज इंटीरियर टू द टोरॉइड, इंटीरियर टू द टोरॉइड।
कौन से पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर मेरा टोरॉइड था तो मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ, इस रीजन की। केस 2, R is greater than Ri and less than Ro, मतलब मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ, अब अंदर वाले रीजन की, इनसाइड द टोरॉइड। एंड केस 3, R is greater than Ro, आउटसाइड, ये इसके बाहर एकदम, तो आउटसाइड द टोरॉइड की बात कर रहे हैं अपन। ये 3 केसेस हमें लेने हैं, इनसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड एंड इंटीरियर टू द टोरॉइड। अब तीनों केस के लिए मुझे एम्पीरियन लूप बनाना है। ये पहला एम्पीरियन लूप बनाया मैंने। पहले एम्पीरियन लूप के हिसाब से बाय एम्पियर सर्किट लॉ B डॉट DL मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द लूप। बताओ इस लूप को कितना करंट पास करके जा रहा है? बोलो बोलो। जीरो, नो करंट, क्योंकि बाहर ही रह गया करंट तो इस सरफेस के, नो करंट। अगर करंट ही क्रॉस नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इंटीरियर टू द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इट इज कन्फाइंड विद इन द टोरॉइड। सेकंड, थर्ड केस भी कर लेते हैं। थर्ड केस के लिए अगर मैं एम्पीरियन लूप ड्रॉ करूं तो ये एम्पीरियन लूप होएगा, ठीक है, जिसका रेडियस RO से बड़ा है। So B dot DL again is equal to mu naught times the total current passing through the surface of the loop. Mu naught times the total current passing through the surface of the loop. इस लूप में कितना करंट क्रॉस कर रहा है? जीरो। कैसे जीरो? हम बिकॉज करंट अंदर जा रहा है, तो हम आउटर रीजन में कोई करंट नहीं बचा। ऐसा नहीं है, ऐसा हम कहेंगे कि मान लीजिए टोरॉइड है और मैंने ये यहाँ पे सरफेस लिया, तो जितना करंट उसको ऊपर में क्रॉस कर रहा है उतना ही करंट अंदर वाली साइड पे भी क्रॉस कर रहा होगा, है ना? तो नेट करंट क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ द लूप इज जीरो। अब जीरो मैग्नेटिक फील्ड भी उस वैसे उस हिसाब से देखने जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ही होनी चाहिए ना मैम? क्या मैम नेट मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ही होनी चाहिए ना तो आउटसाइड? लो जी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड। वैसे नहीं मैम, वैसे नहीं मैम, करंट देखे बिना भी ऐसे। रीजन तो ये देना पड़ेगा ना, हम अगर लॉ बना दिया है तो लॉ के बेसिस पे रीजन स्टेट करना है। ये सब Okay, ऑब्जर्वेशन थी पहले की, अब उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं वो हम डिराइव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। लास्ट, अब बीच वाला पॉइंट मतलब ये सरफेस में सिर्फ एक ही करंट है जो ऊपर की तरफ। ये मेरा लूप बहुत खराब बना है, आप इतना खराब नहीं बनाइएगा, थोड़ा ढंग का लूप बनाइएगा जो सर्कल जैसा लग भी रहा होए। B dot DL is equal to mu naught times the total current crossing the surface of the loop. तो B DL, अब सिंस वो भी टेंजेंट वाली बात यहाँ पे भी ट्रू है तो cos जीरो आ जाएगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इज NI, क्योंकि एक टर्न में से NI करंट आ रहा है और ये N टर्न्स टाइम क्रॉस कर रहा है करंट को। N टाइम्स क्रॉस कर रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट NI। यहाँ पे B DL cos जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, सिमेट्री की वजह से B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। पूरे लूप के लिए, पूरे एम्पीरियन लूप के लिए DL को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? 2 पाई r। 2 पाई r, तो अगेन B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट NI और B वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई r।
जिसमें ये n/2πr को तो हम लिखेंगे स्मॉल n ही, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ आ गया? दिस इज द डेरिवेशन ऑफ टोरॉइड। सो मोक्ष, अब सिंस मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं तुम्हारा डेरिवेशन भी कंप्लीट करवा देती हूँ ताकि तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम जो किया था हमने। मैं अकेला थोड़ी बोला था। तो मोक्ष, अगर मैं तुम्हारे अकेले के लिए करूँगा तो तुम्हें इसमें दुखी थोड़ी ना होना चाहिए, तुम्हें स्पेशल फील करना चाहिए कि लीना मैम मेरे लिए करवा रही है वो डेरिवेशन। ये तो कैसी बात हुई, बोलो। ओके ओके। दिस इज नॉट फेयर। तो मोक्ष नहीं करवाएंगे, जाओ डेरिवेशन नहीं करवाते। अब बोलो कितना स्पेशल फील हुआ? राइट, चलिए अभी इससे बियॉन्ड मेरे को नहीं करवाना है। मैं आज इतना ही टॉपिक पढ़ाने के लिए बहुत जल्दी खत्म हो गया आपकी बैच में। वो बैच में तो मेरा पूरा 1 hour 15 minutes कंज्यूम हो गया था, पता नहीं कैसे। आई लेफ्ट दैट बैच एट 5:40, 4:30 स्टार्ट करने के बाद, और यहाँ पे 6:50 भी खत्म हो गया, जिसमें तो मैंने 6:05 पे तो चालू किया इस बैच को। टैलेंट, या तो बैच वालों में टैलेंट है या मुझ में टैलेंट है, पता नहीं कैसे। चलो अपने वो वाला डेरिवेशन फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। जिस भी स्टेप में आपको डाउट आए वो आप मुझसे पूछ लीजिए। एएस क्वेश्चन ही बताइए। मैम डाउट इससे रिलेटेड नहीं है, बस ये कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो बोल रहे थे उसमें डेरिवेशंस किस तरह से पूछ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप में डेरिवेशंस नहीं पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में डेरिवेशन से निकाल के कुछ सिंपल होता है ना कि इसके बाद क्या होएगा, अगर ये हो गया, एंगल इतना हुआ तो क्या आना चाहिए। डेरिवेशन हम क्यों करते हैं? ताकि लॉजिक बिल्ड हुए हमारा। अब जैसे मैंने आपको ये करवाया डेरिवेशन, तो हो सकता है डेरिवेशन नहीं आएगा आपको एग्जाम में, बट यू वुड हैव दिस लॉजिक कि इस तरीके से अगर मेरे को कोई और का भी डिराइव करना हो तो आई कैन डू, है ना। डेरिवेशंस आर बिल्डिंग योर लॉजिक, और उसके बेसिस पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, राइट। मैम असर्शन रीजनिंग के थ्रू ये डेरिवेशंस मींस थोड़ा ऐसे नहीं पूछ सकते, लाइक जैसे कि r इज ग्रेटर देन r तो फिर b 0 हुआ तो फिर वो पूछ सकते हैं कुछ बीच का स्टेप उठा के उसको स्टेटमेंट असर्शन बना दे और रीजन उसका कुछ और दे, पूछ सकते हैं। बट डेरिवेशन में बोलूं ना कि डेरिवेशन पूछा जाएगा, वो गलत हो जाता है उसमें बोलना। ये चैप्टर पूछा जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, सो वी नीड टू स्टडी इट थरोली। अब भले उसमें डेरिवेशन हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, थियोरी हो, न्यूमेरिकल हो, सब करके जाने का आपने, ठीक है। राइट, चलिए वो डेरिवेशन करते हैं हम लोग। हम हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप at an axial point. Magnetic field due to a circular current carrying loop at an axial point. अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक्सियल पॉइंट पे, तो उसके लिए मुझे बायो-सवर्ट्स लॉ आना चाहिए। तो अपने स्टार्ट कहानी बायो-सवर्ट्स लॉ से करते हैं। क्या पढ़ा था हमने बायो-सवर्ट्स लॉ में? मानस क्या पढ़ा था बायो-सवर्ट्स लॉ में? हम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। हाँ, म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब इज वन वे टू से इट। बट सामने क्या था? RHS बता के छोड़ दिया तुमने। LHS में क्या आएगा? हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं मानस, आई वुड करेक्ट इट। खाली मैग्नेटिक फील्ड होता तो बात खत्म हो जाती थी वहां पे। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, अ वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट।
राइट? Yes, ma'am. तो देयर इज द डिफरेंस, डीबी है, इट इज नॉट बी, इट इज डीबी, तभी तो मैं डिराइव कर रही हूँ पूरे के लिए। तो बहुत छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मालूम है। मैं ये एक मेरा लूप ले रही हूं, ये लूप मेरा YZ प्लेन में है, ऐसे ऐसे प्लेन में है ये लूप, बाहर वाले YZ प्लेन में, ठीक है? तो 3D तो मैं दिखा नहीं सकती, मैं इसको थोड़ा सा ओवल शेप का बना के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले YZ प्लेन में। और मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस के अलोंग देखो सेंटर से पास होती है ये एक्सिस, और इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अलोंग मुझे फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी किस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, जिसमें इसका खुद का रेडियस है a। कोई डाउट इसके कंसिडरेशन में अभी तक? रेडियस इज a, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज x, ठीक है? अब इसमें I करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैंने ये छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, जो कि अगर मेरा लूप जो है वो ऐसा है YZ प्लेन में, तो ये डीएल वेक्टर आपको दिख रहा है कैसा आता हुआ होगा? आपकी तरफ आंख में घुसता हुआ, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। दिस डीएल इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है इस पॉइंट P पे, जो कि ये डीएल वेक्टर से डीएल से R वेक्टर दूर है। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डीएल इज R। एनी डाउट? बताइए। कंसिडरेशन समझ लीजिए, डीएल वेक्टर बाहर आ रहा है, R वेक्टर ऐसा है, ऐसा डीएल इज कमिंग आउटवर्ड्स, R वेक्टर इज इधर इस डायरेक्शन में। अगर डीएल बाहर आ रहा है, R वेक्टर ऐसे, तो मैं डीएल क्रॉस R करूं, डीएल क्रॉस R, तो डीबी वेक्टर मुझे ऐसा आता हुआ दिखेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज डीबी। इस डीबी के मैं क्या कर दूंगी, दो कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस के साथ और एक वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ अगर मैंने एंगल थीटा ले लिया, तो वही थीटा होल्डिंग कंपोनेंट को क्या कहते हैं? cos थीटा। तो ये बन जाएगा डीबी कॉस थीटा, और ये बन जाएगा डीबी साइन थीटा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो टेल मी समथिंग, ये बचा हुआ एंगल कितना होएगा? 90 minus 90 theta. माइनस थीटा, ठीक है। अभी ये मानस ने मुझे बताया था डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, बाय बायो-सावर्ट्स लॉ, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। सिंस ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो कैन आई से डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर आल्सो? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होने की वजह से, राइट? तो ये आर वेक्टर और डीबी वेक्टर में कितना एंगल बन रहा होगा? 9 theta. 90 डिग्री। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, Theta. दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, और ये बन रहा है जेड। अगर ये थीटा है, तो ये एंगल Theta. थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो अब मैं साइड में सारे कंसिडरेशंस लिख रही हूँ कि हमने क्या क्या कंसिडर किया। हमने कंसिडर ये किया, फर्स्ट, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, I is the current flowing through the loop. A is the radius of the loop. X is the distance at which we need to find magnetic field. और बचा क्या I आ गया, A आ गया, X आ गया, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन
A and R. एंड लेट मी टेल यू, हमारे ओरिजिनल कंसिडरेशन में यही आता है सब कुछ. मेरा फाइनल आंसर आई, ए और एक्स की टर्म्स में होना चाहिए. थीटा मेरा अजम्पशन है, इट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड ए एंड आर. ठीक है, आर भी मेरा अजम्पशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि आर वुड वेरी एज डीएल वेक्टर वेरीज. आर का वैल्यू भी बदलता जाएगा पॉइंट टू पॉइंट. तो बाय बायो-सवर्ट्स लॉ dv इज इक्वल टू, ये आई डीएल आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, जिसमें यहाँ वाला थीटा जो होता है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर. व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर? 90 डिग्री. तो ये हो जाएगा साइन 90. थीटा नहीं है, डीएल एंड आर के बीच का एंगल थीटा नहीं है, वो 90 डिग्री है. आप थीटा और 90 डिग्री को कंफ्यूज कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है, सो और इसकी डायरेक्शन में दे देती हूँ डीबी कैप. डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू आई डीएल साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. अगर मुझे पूरी मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी हो तो मुझे इस डीबी वेक्टर को इंटीग्रेट करना पड़े पूरे लूप के लिए. ये डीबी वेक्टर को इंटीग्रेट करने का मतलब है डीबी कॉस थीटा आई कैप का इंटीग्रेशन प्लस डीबी साइन थीटा जे कैप का इंटीग्रेशन. मोक्ष समझ आया ये वाला पार्ट इतना कि अभी भी डाउट में है? मैम ये थोड़ा कम समझ आया. क्या नहीं समझ आया इसमें, मेरे से पूछिए प्लीज. मैम एक बार डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, देखिए ये लूप था, यहाँ पे इस डिस्टेंस पे मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की है लूप के. ठीक है, तो मैंने इसका इस सर्कुलर लूप का छोटा सा पॉइंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? डीएल वेक्टर से. ये डीएल से पॉइंट पी तक का जो वेक्टर था उसको मैंने कह दिया आर. पॉइंट Okay. पी तक के वेक्टर को कह दिया आर. और उसके बाद मैंने क्या किया, ये डीएल और आर की हेल्प से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आनी थी वो दिखा दी. और Okay, फिर मैम. उस मैग्नेटिक फील्ड के कर दिए दो कंपोनेंट. हाँ मैम क्लियर. अभी अब बोलो क्या डाउट है? मैम बस यही पार्ट नहीं समझ आया था. और ये आ गया, ये जो मैंने लिखा नीचे, वो मैं वो बताई था ना वो भी. इसको हम कहते हैं बाय बायो-सवर्ट्स लॉ. यस. बायो-सवर्ट्स लॉ में हमने सीखा था मैग्नेटिक फील्ड dB is given by mu I dl sin theta upon 4 pi r square, where theta is the angle between dl and r vector. अब dl अगर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है और r इस पेज में है, तो what is the angle between the two? 90. सही 90. Yes. So it would be mu I dl sin 90 upon 4 pi r square. और फिर मैंने क्या बोला, अगर मुझे पूरे लूप की वजह से निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेट करने का मतलब है मुझे db cos थीटा का अलग से इंटीग्रेशन, db sin थीटा का अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ओके क्लियर. चलिए अब ये सारा इंटीग्रेशन कर देते हैं. चलो ये सारा इंटीग्रेशन करें तो हम बोलेंगे डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है 0. क्यों 0? क्योंकि अगर मैं नीचे वाला डीएल वेक्टर लूं, अगर ऊपर वाला डीएल वेक्टर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो नीचे वाला डीएल वेक्टर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, उसकी वजह से डीबी आएगा इस डायरेक्शन में. तो डीबी कॉस थीटा तो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, बट डीबी साइन थीटा दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो सारे डीबी साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे नेट सम कितना आ जाएगा? 0. तो यहाँ आ जाएगा डीबी कॉस थीटा का खाली इंटीग्रेशन. चलो डीबी की वैल्यू लिखते हैं पहले. बी वेक्टर इज इक्वल टू डीबी की वैल्यू लिखूं तो म्यू नॉट आई डीएल अपॉन साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा. इस ट्राइंगल में व्हाट इज कॉस थीटा इक्वल टू? A by R. ए बाय आर आई कैप. सो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में म्यू नॉट आई ए डीएल अपॉन 4 पाई आर क्यूब. अब सब कांस्टेंट है, सब कुछ. म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट अपॉन 4 पाई आर क्यूब की जगह इस ट्राइंगल में से मैं लिख रही हूँ आर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। कैसे आया ये? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2। अगर रूट Yes, हुआ तो ma'am. पावर हाफ होगी ना। व्हाट इज आर क्यूब इक्वल टू? तो क्यूब हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी। तो 4 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। लेकिन अभी इंटीग्रेशन में क्या रह गया, डीएल फॉर द कंप्लीट लूप। पूरे लूप के लिए डीएल को इंटीग्रेट किया, क्या आ जाएगा अपने पास आंसर में? 2 2 पाई pi r. 2 पाई आर। तो ये म्यू नॉट आई ए इंटू 2 पाई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होके यहाँ पे बचा 2। तो फाइनल आंसर बी वुड बी इक्वल टू आई कैप म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 आई कैप। डेरिवेशन डन। बताइए कोई डाउट? खत्म? So let's wrap up this class. अब आपका 4.3, 4.4 पूरा खत्म हो चुका है। मंडे की क्लास में आपका 30 मिनट्स टेस्ट रहेगा, 30 मिनट्स क्लास होगा, 30 मिनट्स टेस्ट रहेगा 4.1 एंड 4.2 का। 4.1 एंड 4.2 ठीक है, वो पूरे हमने बहुत पहले ही खत्म कर दिए थे। 4.3 और 4 का नेक्स्ट वीक आ जाएगा टेस्ट। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। यस मूव।